Hello friends, this is Sar Kashyap and welcome back to Percham. In last class, we discussed MCQs on economic planning, and in today's class, we are going to discuss MCQs based on global institutions. In global institutions, we will focus mainly on institutions that are somehow related to economics. So without any delay, start करते हैं हम अपनी आज की क्लास एंड ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उठाए जाते हैं. सो फोकस्ड होके इन क्वेश्चंस को देखना एंड ट्राई करना कि आपसे आंसर्स बने. सबसे पहले देखते हैं हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन था हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे. ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी मनमोहन सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी चंद्रशेखर. सो इनका सही आंसर था ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के एंड लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे देश के. सो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ एंड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन. इन चारों में से क्या एक ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है. ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, बी वर्ल्ड बैंक, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि ओईसीडी, एंड डी नन ऑफ दिस, यानी कि इन चारों में से क्या एक ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है. The correct answer is option C, Organization of Economic Cooperation and Development. ये एक ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसे बहुत बाद में क्रिएट किया गया था. अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या होती हैं. तो देखो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया था, पूरी की पूरी इकोनॉमी को खत्म करके रख दिया था. तो इकोनॉमी को वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस रिवाइव करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी ब्रिटेन वुड्स टाउन में, जो कि कहाँ है, यूएसए में. ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया. अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी, इस कॉन्फ्रेंस में 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने का प्रपोज किया गया. पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, एंड दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को तो सेटअप कर दिया गया एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन. बट बात करें इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये मेटीरियलाइज नहीं हो पाया, इसे एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका क्योंकि अमेरिका इसको अपोज कर रहा था. ठीक है, लेटर ऑन क्या हुआ कि कंट्रीज ने गैट सेटअप किया, जो कि आगे चलकर बन जाता है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एंड ये जो डब्ल्यूटीओ है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूएन का, बल्कि क्या है, एक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का. बट वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की. सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. मसाला बॉन्ड्स वर फर्स्ट इशूड बाय. सो मसाला बॉन्ड सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे. ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन. बात करें मसाला बॉन्ड्स की, तो ये एक ऐसे बॉन्ड्स थे जिनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इंडिया से बाहर जो पैसा है उस पैसे को इंडिया की इंडस्ट्रीज में डाइवर्ट करेंगे. ठीक है, और ये इनिशिएटिव उठाया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट. सो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है. ऑप्शन ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी पेरिस फ्रांस, सी वॉशिंगटन डीसी यूएसए, डी लंदन यूके. इजी सा क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ रहे हैं यार. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है. द करेक्ट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी यूएसए. वॉशिंगटन डीसी क्या है, यूएसए की पॉलिटिकल कैपिटल, एंड यहां ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है. वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 27 दिसंबर 1945 में. वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी भी कहते हैं. आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि ये कंट्रीज को लॉन्ग टर्म में लोन प्रोवाइड करती है. इनफैक्ट जब 1991 में हमारे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था तो इंडिया ने भी वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था. इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है. एंड लास्ट कंट्री जिसने वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था वो थी नाउरू,
एंड इट वाज द 189th मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड ये आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बहुत ही ज्यादा मार्वलस है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, WTO बेसिकली प्रोमोट्स, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो मूल रूप से किस चीज को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल सपोर्ट को, बी ग्लोबल पीस को, सी यूनिलेटरल ट्रेड को, डी मल्टीलेटरल ट्रेड को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मल्टीलेटरल ट्रेड। सो जो हमारी WTO है वो मल्टीलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देती है इस दुनिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएनओ। सो जो हमारा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1950, यानी कि इसे 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। सेकंड, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, यानी कि इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर था यूएन का। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। So what's the correct answer? The correct answer is option B 2 only। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि यूनाइटेड नेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1945 में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस को एस्टैब्लिश किया गया था। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है यूएन का। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर यूएन जनरल असेंबली, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से में पहले हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी कि हिंदी में स्पीच देने वाले पहले इंडियन कौन थे यूएन जनरल असेंबली में? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी नरेंद्र मोदी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मोरारजी देसाई। कौन हो सकता है बताओ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी को चूज किया होगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट विमेन टू बिकम IMF चीफ? IMF प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए क्रिस्टिन लगार्डे, बी क्रिस्टालिनिया जॉर्जीवा, सी गीता गोपीनाथ, डी डेविड मालपास। सो हु वाज द फर्स्ट विमेन टू बिकम IMF चीफ? The correct answer is option A, Christine Lagarde. So she was the first woman to become IMF chief and ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। Therefore I have taken this question in our slides। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़े तो क्रिस्टिन लगार्डे, she was the first woman IMF chief and the second woman IMF chief was क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा। सो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड बात करें IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट की तो पहले तो गीता गोपीनाथ थी, बट जनवरी 2022 में गीता गोपीनाथ को रिप्लेस कर दिया है पायरे ओलिवर गॉरिंचस ने। नाम थोड़ा बहुत अटपटा है बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये नाम होना चाहिए क्योंकि ये जो पायरे ओलिवियर गॉरिंचस है ये अभी अभी IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है एंड इन्होंने गीता गोपीनाथ को रिप्लेस किया है जो कि एक इंडियन वीमेन थी। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड गीता गोपीनाथ कौन थी? ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। एंड इससे पहले हमारे देश के रघुराम राजन जो कि RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो भी IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरह एक्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, Permanent Secretariat to coordinate the implementation of SAARC program is located at SAARC। आप सभी जानते होंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सो उसका परमानेंट सेक्रेटरियाट कहाँ है? आजकल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एक्टिव रोल को कहीं खो चुका है, बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहता, बहुत ज्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रहा। बट थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि SAARC का परमानेंट सेक्रेटेरियाट कहाँ है। ऑप्शन ए ढाका, बी न्यू दिल्ली, सी कोलंबो, डी काठमांडू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी काठमांडू। काठमांडू क्या है? नेपाल की कैपिटल है एंड यहाँ इस SAARC का परमानेंट सेक्रेटरियाट है और ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, यानी कि जो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
रिपोर्ट को रिलीज करती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। सो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। IMF एस्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 पे। इसी डेट पे वर्ल्ड बैंक भी एस्टैब्लिश हुआ था। इसी कारण वर्ल्ड बैंक जो है और IMF जो है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? ट्विन ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। IMF जो है दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करती है। पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यहाँ स्टूडेंट नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा। सो पहला स्टेटमेंट है इट वाज हेल्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो यूके में हुई थी। सेकंड, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन इट, भारत पार्टिसिपेट किया था इसमें। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नीदर 1 nor 2। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था USA में। कहा? न्यू हेमिस्फीयर स्टेट पे। सो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? CD देशमुख ने, जो कि आगे चलकर RBI के गवर्नर भी बनते हैं एंड हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। ठीक है। सो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तो आपको पता ही है कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 44 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड इन 44 नेशंस में एक इंडिया भी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो जो वर्ल्ड बैंक है उनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? यहां से भी क्वेश्चंस उठते हैं कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है ये तो पता ही होना चाहिए। ऑप्शन है एंटोनियो गटरस, बी डेविड मालपास, सी क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा, डी मसातुगु असाकावा। सो हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेविड मालपास। सो आपको याद रखना पड़ेगा इनका नाम, और ये वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत ही ज्यादा न्यूज पे रहता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस फील्ड से एसोसिएटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को क्रूएल्टी से बचाने में। बी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डी प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मूवमेंट्स मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के फील्ड में बहुत ज्यादा ही एक्टिव रोल प्ले कर रही है। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ये लोगो देख लो आप। इसको फाउंड किया गया था 1961 में। ये एक लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एम क्या है? द एम ऑफ इट इज टू क्रिएट अ वर्ल्ड where every person enjoys all of the human rights enshrined in Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards। यानी कि जो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स के रिगार्ड में, उनमें जो राइट्स दिए हुए हैं उन राइट्स को हर एक इंडिविजुअल इंजॉय कर पाए इस दुनिया में। ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल का एम, ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल का गोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? ऑप्शन ए कोफी आनंद, बी मन की मून, सी एंटोनियो गटरेस, डी ट्राइगवे लाई। सो कौन है यूनाइटेड नेशंस के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल? ठीक है, कौन है बताओ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटोनियो गटरेस। एंड ये हमेशा ही न्यूज पे रहते हैं, जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर चल रही है तो बीच बीच में ये अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। कोविड के टाइम में भी इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए। सो इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्सनालिटी है वो हमेशा ही न्यूज पे रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लोगो क्या है? डियर, पांडा, कैमल और लायन। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पांडा। सो आप देख सकते हो ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का लोगो है एंड लोगो की तरह क्या यूज किया जा रहा है? पांडा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक।
सो जो हमारी विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वो कई सारी रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। सो इन चारों में से एक ऐसी रिपोर्ट है जो वो रिलीज नहीं करता। उस रिपोर्ट का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, बी रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, सी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, डी रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। यहाँ रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट 2 बार हो चुका है, तो आप ऑप्शन डी को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। सो इन तीनों में से कौन सी एक रिपोर्ट ऐसी है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को रिलीज करता है। पहली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दूसरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड तीसरी रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। हालांकि ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वाली जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता था, वो अब थोड़े समय के लिए उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा पाया गया था कि बहुत सारे देश जो डाटा दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, एंड देयरफॉर एक करेक्ट इंडेक्स नहीं फॉर्मुलेट किया जा पा रहा। सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? सो जो यूएन जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट बनने वाला पहला भारतीय या फिर पहली भारतीय कौन थी या कौन था? ऑप्शन ए मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, बी रमेश भंडारी, सी नटवर सिंह, डी कृष्ण मेनन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following country have the permanent membership in this UN's Security Council? So UN के अंदर एक सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उस सिक्योरिटी काउंसिल का कौन परमानेंट मेंबर है? ऑप्शन ए चाइना, बी यूएसए, सी ब्रिटेन, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चाइना, यूएसए, ब्रिटेन तीनों ही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें नाम आता है चाइना का, फ्रांस का, रशिया का, यूएसए का एंड ब्रिटेन का। इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, बट इंडिया डिमांड कर रहा है यूएन में कि उसे परमानेंट सीट दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। अब देखते हैं कि उसे ये परमानेंट सीट मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि जो चाइना है वो बार बार वीटो कर देता है। देखते हैं मिल पाती है कि नहीं, लेकिन अगर मिल जाएगा यूएन को परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी यानी कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड? WTO को कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए 1945, बी 1980, सी 1990, डी 1995। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1995। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में, और इसने रिप्लेस किया था गैट को। किसको? गैट को। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है। अब यहां वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमने डिस्कस कर ली है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 1995 में। इसने रिप्लेस किया गैट को। गैट का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एंड गैट को एस्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1948 में। लेटर ऑन गैट क्या बन जाता है? WTO। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द इंटरनेशनल टाउनशिप बिल्ट नियर पोंडिचेरी इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ यूनेस्को इज कॉल्ड, यानी कि यूनेस्को से कोलैबोरेट करके पोंडिचेरी में एक इंटरनेशनल टाउनशिप क्रिएट किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए एल्बाविल, बी ऑरोविल, सी गायाविल, डी ब्रॉडवे। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑरोविल। ऑरोविल का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ही होगा। ये एक इंटरनेशनल टाउनशिप है जिसे पोंडिचेरी में क्रिएट किया गया है। ऑरोविल को थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ें तो ये एक ऐसा टाउनशिप है जहां men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities। एंड जो पर्पस है ऑरोविल बनाने का वो ये है कि हम ह्यूमन यूनिटी को रियलाइज कर सके। इनफैक्ट ऑरोविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल लिविंग एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन यूनिटी endorsed by UNESCO and supported by government of India।
यानी कि इसे एक इंटरनेशनल लिविंग एक्सपेरिमेंट की तरह भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। ये ऑरोविल की एक इमेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज इन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जिनीवा, सी वॉशिंगटन डीसी, डी लंदन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जिनीवा। सो जिनीवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ज्वाइन करने वाला लास्ट देश कौन था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा, सी एल सल्वाडोर, डी फिलीपींस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा, जो कि यूरोप पे है। सो इट वाज द लास्ट कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट, सो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर किधर है? ऑप्शन ए जिनीवा, बी हेग, सी एम्स्टरडैम, डी वीना। द करेक्ट आंसर इज हेग, और हेग कहाँ है? नीदरलैंड्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? जिस तरह हमारी पार्लियामेंट की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, इन दैट सेम वे यूनाइटेड नेशंस की भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन ए चाइनीज, बी फ्रेंच, सी हिंदी, डी स्पेनिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिंदी। अनफॉर्चुनेटली हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनके नाम है अरेबिक, चाइनीस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। बट हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएन की। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है और इन 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चीफ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? यानी यूनाइटेड नेशन का क्या एक चीफ ऑर्गन नहीं है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डी जनरल असेंबली। द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक चीफ ऑर्गन नहीं है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के असिस्टेंस में आईएलओ वर्क करता है, बट वो एक कंप्लीटली जो है चीफ ऑर्गन नहीं है यूएन का। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिनमें नाम आता है जनरल असेंबली का, सिक्योरिटी काउंसिल का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, सेक्रेटेरिएट का एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। इनके अलावा कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएन असिस्ट कर रहा है, तो हम उनको एक जो है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि मेन ऑर्गन की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन एक इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने अपनी स्लाइड्स पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, सो आपसे बनना चाहिए एंड आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट? सो आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए रोहिणी पांडे, बी बीना अग्रवाल, सी गीता गोपीनाथ, डी जयंती घोष। सो इसका जो भी आंसर सही है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। सो इस तरीके से खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि ETS 14 में जीडीपी एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक्स।